नमस्कार। फूड सेफ्टी ऑफिसर कोचिंग में आरपीएससी एफएसओ प्री में सेलेक्ट होने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की जो इंटरव्यू क्लास में जो हम टॉपिक उठाने जा रहे हैं वो इंटरव्यू टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भर्ती फूड सेफ्टी ऑफिसर की है, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती के अंदर जब एफएसओ बनकर जब वो अपनी सीट पर अपॉइंट होगा तो उसको किस तरह के काम करने पड़ेंगे, क्या क्या उसके फंक्शंस होंगे, उसके जो सीनियर्स होंगे उसके रिगार्डिंग उसके क्या फंक्शंस रहेंगे। तो यहाँ पर हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो फूड सेफ्टी का जो प्लान चलाया जा रहा है, फूड सेफ्टी प्लान चलाया जा रहा है, तो उस फूड सेफ्टी प्लान को फुलफिल करने के लिए किस तरह से हमारे स्टेट के अंदर मौजूद फूड अथॉरिटी काम करती है। तो हमको यहाँ पर आज की क्लास से ये पता चलेगा कि एक स्टेट के अंदर फूड अथॉरिटी जो मौजूद होती है, किस तरह से फूड बिजनेस ऑपरेटर या मैन्युफैक्चरर के केस में ऑफेंस जब पाया जाता है तो उस ऑफेंस के केस में किस तरह से यहाँ पर वर्किंग होती है, किस तरह से हर लेवल पर अपने अपने डेजिग्नेशन, अपने अपने जो ऑफिसर्स होते हैं उनका क्या क्या फंक्शंस होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे स्टेट फूड अथॉरिटी का एनफोर्समेंट स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। कि एनफोर्समेंट स्ट्रक्चर का मतलब ये कि किस तरह से एफएसएसए एक्ट को हमारे स्टेट के अंदर किस तरह से लागू किया जाता है। और जब कभी ऑफेंस पाए जाते हैं किसी मैन्युफैक्चरर या बिजनेस ऑपरेटर, जब इसका कोई दोषी पाया जाता है फूड से रिलेटेड, तो उसके दोषी पाए जाने पर किस तरह का उसको पेनल्टीज होती हैं, किस तरह से उसका पनिशमेंट होता है और किस तरह से वो फूड बिजनेस ऑपरेटर या मैन्युफैक्चरर अपील कर सकता है अलग अलग स्टेज पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहता है कि हम दोनों चीजें समझेंगे कि यहाँ पर किस तरह से तो प्रोसिक्यूशन किया जाता है। प्रोसिक्यूशन किया जाता है जब कोई ऑफेंस होता है, जब कोई दोषी पाया जाता है तो किस तरह से उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है कि उसको पेनल्टीज पनिशमेंट मिले, तो उसके लिए प्रोसिक्यूशन करवाया जाता है। और इस तरह का जो भी मैन्युफैक्चरर है या फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग लेवल पर किस तरह से वो अपील कर सकता है। तो हम जो अब बात करने जा रहे हैं तो हमारा जो टॉपिक भी रहेगा वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगा कि एनफोर्समेंट स्ट्रक्चर क्या है हमारे स्टेट फूड अथॉरिटी की और किस तरह से वो अपील की जा सकती है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिए। तो एक्ट के एनफोर्समेंट स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि जब कभी फूड सेफ्टी ऑफिसर फील्ड में कहीं जाता है किसी मैन्युफैक्चरर के या किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर के यहाँ पर, तो वहाँ से क्या होता है कि जब वो सैंपल पिकअप करता है, किसी भी सैंपल को उठाता है एनालिसिस के लिए, तो ध्यान रखने की बात है कि 4 पोर्शन सैंपल के उठाए जाते हैं। इन 4 पोर्शन सैंपल के अंदर से एक पोर्शन सैंपल तो जाता है किसके पास में, फूड लेबोरेटरी में जाता है, फूड एनालिस्ट के पास में टेस्टिंग के लिए। 2 पोर्शंस जाते हैं डेजिग्नेशन ऑफिसर्स के लिए और लास्ट जो 4th पोर्शन होता है वो होता है किसके पास में, एफएसओ के पास में। ठीक है, एफएसओ के पास में रहने वाले इस पोर्शंस का क्या होता है और डेजिग्नेशन ऑफिसर के पास में रहने वाले 2 पोर्शंस का क्या होता है। इन बाकी के 2 पोर्शन डेजिग्नेशन ऑफिसर के पास क्यों रखे जाते हैं, एक पोर्शन एफएसओ के पास रहता है, क्यों रहता है, इन सब चीजों का जवाब हमको आगे मिल जाएगा। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है कि एक एफएसओ जब भी सैंपल पिकअप करता है तो 4 पोर्शन सैंपल के उठाता है, जिसमें से 2 पोर्शन सैंपल के तो जाते हैं डेजिग्नेशन ऑफिसर के पास में, एक पोर्शन सैंपल का जाता है फूड लेबोरेटरी में फूड एनालिस्ट के पास में टेस्टिंग के लिए, और एक सैंपल रहता है वो एफएसओ के पास में रहता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब एफएसओ ने कहीं भी इंस्पेक्ट किया, सैंपल को कलेक्ट कर लिया और इस सैंपल को फूड एनालिस्ट को भेज दिया। अब जो भी फूड एनालिस्ट या फूड लेबोरेटरी में वहां पर इसका जो भी सक्सीडिंग वर्किंग डेज होते हैं, उन सक्सीडिंग वर्किंग डेज के अंदर जो भी टाइम पीरियड होता है 14 डेज का जितना भी होता है, उस सक्सीडिंग वर्किंग डेज के अंदर फूड एनालिस्ट क्या करेगा, उस सैंपल की टेस्टिंग करके रिपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा।
तो ऐसी जब रिपोर्ट होगी तो वो रिपोर्ट क्या होगी कि उस रिपोर्ट को भी किसको भेजा जाएगा, एफएसओ को भेजा जाएगा। वो रिपोर्ट भेजी जाएगी मैन्युफैक्चरर को, भेजी जाएगी डेजिग्नेशन ऑफिसर्स को भेजी जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इस तरह से कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर, ठीक है, तो फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या कर सकता है कि जब कभी एफएसओ ने कभी सैंपल को उठाया, तो सैंपल को उठाने के बाद में एफएसओ ने जो एक फूड लेबोरेटरी, गवर्नमेंट फूड लेबोरेटरी के अंदर उसने अपने सैंपल पोर्शन को भेजा है, तो उसी वक्त क्या कर सकता है कि जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर को क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है राइटिंग के अंदर कि जो अनोदर सेट ऑफ सैंपल है, अनोदर सेट ऑफ सैंपल मतलब एफएसओ जिसने अपने पास के लिए एक सैंपल उठाया था, उस सैंपल को वो क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट करके एफबीओ कह रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन की क्या करना चाहता हूँ, इसी सेम टाइम पीरियड के अंदर एक्रीडेट लैब, कोई भी एक्रीडेट लैब है उसमें मैं इसका फूड प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवाना चाहता हूँ। तो क्या हुआ कि एफएसओ के पास में जो एक सैंपल था, उस सैंपल को वो क्या करेगा, एफबीओ की रिक्वेस्ट पे क्या करेगा, एक्रीडेट लैब के अंदर उस सैंपल पोर्शन को भेज दिया जाएगा। एक्रीडेट लैब के अंदर एफबीओ की रिक्वेस्ट पे जो भी सैंपल भेजा जा रहा है उसका खर्चा सब एफबीओ को ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एफबीओ को ये रहेगा कि जो गवर्नमेंट फूड लैब से जो भी टेस्टिंग होकर रिपोर्ट आ रही है उसको एफबीओ कैसे मैच कर सकता है कि जो एक्रीडेट लैब के साथ आने वाली रिपोर्ट है उसके साथ में वो मैच करके देख सकता है, जिससे उसके दिमाग में किसी तरह का कोई संशय नहीं रहे। और बाकी एफएसओ के पास में फिर इस तरह से एक्रीडेट लैब की जो भी रिपोर्ट्स आएगी उस रिपोर्ट को वो डेजिग्नेशन ऑफिसर को उसको फर्दर क्या करेगा, सेंड कर देगा। तो सीधी सी बात है, एफएसओ ने जो 4 सैंपल पोर्शन उठाए थे उनमें से एक सैंपल पोर्शन को उठा के किसके पास, एक सैंपल पोर्शन तो एफएसओ के पास में, 2 सैंपल पोर्शन डेजिग्नेशन ऑफिसर के पास में और एक सैंपल फूड लेबोरेटरी में फूड एनालिस्ट के पास में। फूड एनालिस्ट है 14 डेज या जो भी सक्सीडिंग वर्किंग डेज होते हैं उसके अंदर उसकी एनालिसिस करके रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एफबीओ चाहता है कि भाई कि मैं अलग से कोई एक्रेडिट लैब है उसमें से अपने उस फूड की जो सैंपल उठाया गया उसका एनालिसिस करवाना चाहता हूं, तो एक पोर्शन जो एफएसओ के पास में मौजूद था उस पोर्शन को क्या करेंगे कि एक्रेडिट लैब में भिजवा दिया जाएगा। जो भी इसकी रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेजिग्नेशन ऑफिसर को सबमिट करने का काम करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर एफएसओ लेवल पर अपन ने देखा कि एक एफएसओ की और एफबीओ के बीच में सैंपल को रिगार्डिंग किस तरह की बातें हो सकती है। ठीक है, जिस तरह से हमने एफएसओ लेवल पे देखा उसी तरह से अब हम देख रहे हैं कि डेजिग्नेशन ऑफिसर लेवल पर किस तरह से एक फूड बिजनेस ऑपरेटर एक डीओ के सामने किस तरह से वो अपील कर सकता है। अब मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए समझिए, फूड बिजनेस ऑपरेटर ने जिस वक्त सैंपल उठाया गया था उस टाइम में तो उसने किसी तरह की रिक्वेस्ट नहीं की थी कि एफएसओ से कि एक्रेडिट लैब में मैं इस सैंपल को एनालिसिस करवाना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब फूड एनालिस्ट के से फूड लैब से जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट के अंदर अगर उसको संशय रहता है फूड बिजनेस ऑपरेटर को, तो वो क्या कर सकता है अपने संशय को दूर करने के लिए, या यूं समझ लीजिए कि वो गवर्नमेंट फूड लैब से अगर वो रिपोर्ट फेल आती है तो कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या कर सकता है, रिपोर्ट आने के 30 दिन के अंदर डेजिग्नेशन ऑफिसर के सामने पहुंचकर वो लिखित में अपील कर सकता है कि मुझे है ना अलग से किसी लेबोरेटरी से क्या करना है, मुझे अलग से इस सैंपल को जांच करवाना है, मैं आई हुई इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, मुझे इस रिपोर्ट को लेके संशय है। तो डेजिग्नेशन ऑफिसर को अगर उस फूड बिजनेस ऑपरेटर की बात से अगर उसको लगता है कि ये इसकी बात जेन्युइन है, तब डेजिग्नेशन ऑफिसर क्या कर सकते हैं, जो उसके पास में 2 पोर्शन सैंपल आए थे उनमें से एक पोर्शन सैंपल का रेफरल लेबोरेटरी के अंदर एनालिसिस के लिए उसको भेज दिया जाएगा और वहां पर उसका री इन्वेस्टिगेशन करवाया जाएगा। ठीक है, अगर वहां पर एनालिसिस के अंदर जो रिपोर्ट है
रेफरल लेबोरेटरी से भी अगर अब की बार वो रिपोर्ट फेल होके आती है तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये फूड क्या है, अनसेफ है। अब डेजिग्नेशन ऑफिसर क्या कर सकता है कि जो रिपोर्ट आई है उस बेस के ऊपर अब वो इससे एडजुडिकेशन ऑफिसर या कमिश्नर को वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। इसलिए रिपोर्ट करेगा क्योंकि डेजिग्नेशन ऑफिसर क्या कर रहा है कि उसको पता चला है कि रिपोर्ट फेल हुई है और इस फेल रिपोर्ट के ऊपर क्या पेनल्टीज लगाई जानी है, किस तरह का पनिशमेंट देना है, इन सब चीज़ों को डिसाइड करने के लिए वो क्या करेगा, उस रिपोर्ट को किसको सेंड करेगा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करेगा एडजुडिकेशन ऑफिसर या कमिश्नर को। ठीक है, डिपेंड करेगा कि एडजुडिकेशन ऑफिसर को वो रिपोर्ट भेजनी है या उस मैटर को कंसल्ट करना है या कमिश्नर को उस मैटर को कंसल्ट करना है। डिपेंड करेगा कि वो कितना सीवियर मैटर है, मैटर की जो भी सीवियरिटी है या कॉन्ट्रामिनेशंस है या जो भी मैटर वो नॉन कॉम्प्लायंस कितना है, उसके बेस पे क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि ये मैटर एडजुडिकेशन ऑफिसर के पास में जाना चाहिए या कमिश्नर लेवल तक जाना चाहिए। ठीक है, ही टेक अनदर, और इसके अलावा और कोई भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी ले सकता है। जरूरत पड़ी तो वो हाथों हाथ क्या कर सकता है, पब्लिक के फायदे के लिए उसका तुरंत उसका लाइसेंस को कैंसिल कर देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डेजिग्नेशन ऑफिसर का फंक्शन क्या होता है, लाइसेंस देना और लाइसेंस को कैंसिल करना। तो ध्यान रखने की बात है, डेजिग्नेशन ऑफिसर के केस में किस तरह से फूड बिजनेस ऑपरेटर उसके सामने अपील कर सकता है और डेजिग्नेशन ऑफिसर का वहां तक क्या रोल और क्या उसके पावर्स होते हैं। एडजुडिकेशन ऑफिसर लेवल, देखिए एडजुडिकेशन ऑफिसर वो होता है जो क्या करता है, किसी भी मैटर के अंदर फूड के केस में जो नॉन कॉम्प्लायंस है, अनसेफ फूड है, उस कंडीशन के अंदर वो जो भी फाइन होता है उस फाइन को पेनल्टीज के रूप में वो लगाता है, जिसको फुलफिल करना रहता है फूड बिजनेस ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, अब एडजुडिकेशन ऑफिसर कितना फाइन लगाएगा, कितनी पेनल्टी लगाएगा, ये सब डिपेंड करता है कि आपका जो भी फूड की सेफ्टी के रिगार्डिंग है उसमें कितनी प्रॉब्लम है, फूड की सेफ्टी से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम है, उसके बेस पे उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी। तो उसको पावर है, वो इंक्वायरी कर सकता है कि जो भी उसका ऑफेंस हुआ है वो कितना पनिशेबल है। ठीक है, और वो ही डिसाइड करेगा एडजुडिकेशन ऑफिसर की कितनी इसके ऑफेंस के ऊपर पेनल्टीज लगाई जानी चाहिए। अगर मान लीजिए उसको लगता है कि उसका कॉन्ट्रामिनेशन कोई बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उस फूड बिजनेस ऑपरेटर का जो भी उससे ऑफेंस हुआ है वो बहुत ज्यादा सीवियर ऑफेंस नहीं है, उसको जरूरत पड़ी तो वो उस केस को वो क्या कर सकता है, डिसमिस करने की भी एडजुडिकेशन ऑफिसर के ऊपर पावर है। ठीक है, तो ध्यान रखना एडजुडिकेशन ऑफिसर लेवल पर किसी भी फाइन की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, पेनल्टी लगाने का काम कौन करता है, एडजुडिकेशन ऑफिसर ये काम करता है। हाँ जी, देखिए फूड बिजनेस ऑपरेटर को अगर लगता है कि जो भी एडजुडिकेशन ऑफिसर्स था उसके द्वारा जो पेनल्टीज लगाई जा रही है या उसका जो भी डिसीजन रह रहा है उसके साथ में वो अनसेटिस्फाई है, उसके साथ वो सेटिस्फाई नहीं है, तो अब फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या कर सकता है कि 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है ट्राइब्यूनल के केस में। ठीक है, ट्राइब्यूनल के अंदर वो अपील कर सकता है और अगर उसको लगता है कि भाई कि ट्राइब्यूनल के अंदर उसने जैसे 30 दिन के अंदर अपील कर दी, ठीक है, और अगर वहां पर भी उसकी अपील को मान लीजिए कि ट्राइब्यूनल के केस में भी अगर उसको ऑफेंस पाया जाता है तो वो क्या कर सकता है, अपीलेट ट्राइब्यूनल है उसके अगेंस्ट में भी वो हाई कोर्ट के अंदर 60 डेज के अंदर वहां पर पेश हो सकता है और अपने ऑफेंस से रिलेटेड वहां पर डिस्कशन कर सकता है। और अगर मान लीजिए हाई कोर्ट के अंदर भी अब जो डिसीजन आता है तो वो डिसीजन सबसे फाइनल डिसीजन होगा, इस डिसीजन को फूड बिजनेस ऑपरेटर को मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया कि जब एडजुडिकेशन ऑफिसर लेवल पर अगर वो उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, आगे अपीलेट ट्राइब्यूनल होता है, 30 दिन का टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर वो जाके अपील कर सकता है
और वहां पर भी अगर उस ट्राइब्यूनल के डिसीजन से भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो 60 डेज के अंदर जाके वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में जाके वो अपील कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा उस डिसीजन को फाइनल डिसीजन माना जाएगा, और जो भी हाई कोर्ट का के अकॉर्डिंग जो भी पनिशमेंट होगा, ऑफेंस होगा, पेनल्टीज वगैरह होगी, वो सब उस फूड बिजनेस ऑपरेटर को फाइनली फुलफिल करनी ही पड़ेगी यहाँ से। इसी तरह से फूड सेफ्टी कमिश्नर का भी अब रोल देख सकते हैं हम, क्योंकि हमने इससे पहले डीओ का रोल देख लिया, एओ का रोल देख लिया, एफएसओ का रोल देख लिया। कमिश्नर लेवल पर अगर हम बात करें तो क्या रहता है कि जब कभी इस तरह कमिश्नर लेवल के पास में जब डीओ से जब रिपोर्ट पहुंचती है किसी भी फूड से रिलेटेड ऑफेंस जब हुआ है, तो कमिश्नर क्या कर सकता है कि उस ऑफेंस की सीवियरिटी को देख के, उसके दोष की सीवियरिटी देखी जाएगी, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा कि इस मैटर को, फूड बिजनेस ऑपरेटर के इस मामले को ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन कोर्ट के अंदर इस मामले को भेजना है क्या, जहां तक 3 साल की सजा दी जाने का प्रावधान है, या फिर अगर मान लीजिए सजा उसको 3 साल से भी ज्यादा होने की संभावना है, जैसे 6 साल तक अगर सजा होने की प्रावधान हो, तो उस केस में वो क्या करेगा, स्पेशल कोर्ट की भी अपील कर सकता है। कमिश्नर कह सकता है कि भाई कि इस मामले को स्पेशल कोर्ट के थ्रू भेजा जाना चाहिए। स्पेशल कोर्ट का डिसीजन लेगी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट लेगी कि इस मैटर के लिए स्पेशल कोर्ट लगवानी है या स्पेशल कोर्ट नहीं लगवानी है। इन केस अगर स्पेशल कोर्ट नहीं स्टेब्लिश की जाती है तो उस केस के अंदर ऑर्डिनरी कोर्ट के अंदर ही इस मैटर को वहां पर इसका सुना जाएगा। तो इस तरह से फूड सेफ्टी कमिश्नर का रोल रहता है कि अगर वहां पर पेनल्टीज के साथ में कोई इम्प्रिसमेंट है, यानी कि अगर जेल जाने का भी कोई प्रावधान है, तो उस केस में फूड सेफ्टी कमिश्नर को डिसीजन लेना है कि जो इम्प्रिसमेंट यानी जेल जाने का जो प्रावधान है, तो वो जेल में की सजा जो सुनाए जाने का प्रावधान है वो ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन कोर्ट के थ्रू करवाना है, या सजा बहुत ज्यादा है, 3 साल से भी ज्यादा ऊपर तक की सजा है, तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट की वो अपील कर सकता है। तो इस तरह से फूड सेफ्टी कमिश्नर का भी प्रोसिक्यूशन के केस में रोल क्या रहता है वो हमको पता चल गया है। अंत में हम ब्रीफली देख सकते हैं कि ये डेजिग्नेशन ऑफिसर, फूड सेफ्टी कमिश्नर, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ये किस लेवल के पर्सन होते हैं। जैसे कि अपन जानते हैं कि फूड सेफ्टी ऑफिसर को तो अपन सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई एक एग्जाम हुआ और उस एग्जाम की भर्ती के थ्रू, प्रोसीजर के थ्रू फूड सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हो गया। तो देखिए क्या होता है, डेजिग्नेशन ऑफिसर के लिए जैसे सब डिविजनल ऑफिसर लेवल का पर्सन होना चाहिए। जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का सीएमएचओ हो सकता है, वो डेजिग्नेशन ऑफिसर हो सकता है क्योंकि वो सब डिविजनल ऑफिसर लेवल का पर्सन होता है। इसी तरह से फूड सेफ्टी कमिश्नर होता है किसी भी स्टेट के अंदर, जो सबसे हायर अथॉरिटी होती है स्टेट की, फूड सेफ्टी कमिश्नर होती है, वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का पर्सन होता है। और अपीलेट ट्राइब्यूनल कोर्ट वो होता है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जिसको स्टेब्लिश करती है। ठीक है, तो इस सेंट्रल या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होती है, इसको वहां पर जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज होता है वहां पर अपीलेट ट्राइब्यूनल कोर्ट हो सकती है। तो जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जो डिसीजन दिया था किसी भी ऑफेंस को लेके, जो उसने पेनल्टीज वगैरह लगाई गई थी, उस डिसीजन की अपील जो सुनी जाती है वो कहाँ जो सुनी जाती है, अपीलेट ट्राइब्यूनल, जैसा हम पहले इसके बाद में बात कर चुके हैं। इसी तरह से कोई स्पेशल कोर्ट तब लगाई जाती है जब कोई बहुत ज्यादा ग्रीवियस इंजरी, यानी जब बहुत ज्यादा ऐसी फूड जिसकी वजह से ऑर्गन्स को, किसी के कंज्यूमर के ऑर्गन्स डैमेज हुए हो या किसी भी तरह की उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचा हो या इवन यहाँ तक डेथ भी हुई हो, तो उस केस के अंदर स्पेशल कोर्ट का भी प्रावधान है। इस स्पेशल कोर्ट को स्टेब्लिश करने का काम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को होता है, जो सिर्फ ग्रीवियस इंजरी और डेथ के मैटर से रिलेटेड या ऐसे मैटर जिसके अंदर 6 साल से ज्यादा का भी सजा का प्रावधान हो, तो 6 साल तक की सजा तक का भी प्रावधान हो, वहां पर स्पेशल कोर्ट लगाई जाती है। और कोई भी फूड बिजनेस से ऑपरेटर से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है, ऑफेंस होता है, उसकी सुनवाई होती है। तो लास्ट में इतना ही कहना चाहेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन सब
के बारे में पता होना चाहिए, जितनी भी अथॉरिटीज़ है किस तरह से अपना काम करती है, इन सब के फंक्शंस वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। ये जो हमने आज पढ़ा था, ये हमने एक प्रोसिक्यूशंस पढ़ा था कि किस तरह से ऑफेंस होता है, जब दोषी पाया जाता है तो किस तरह से प्रोसिक्यूशन चलाया जाता है। अब हम आगे की क्लासेज में देखेंगे कि फूड सेफ्टी कमिश्नर का क्या रोल होता है, एडजुडिंग ऑफिसर्स का क्या रोल होता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर के क्या क्या रोल होते हैं और डेजिग्नेशन ऑफिसर के क्या क्या रोल होते हैं, और इन सब के अंदर से किस तरह से इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तो उन सब चीज़ों के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। हम बताएंगे कि आपको है ना कि इनमें से क्या होता है कि किस किस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि इस तरह से जो बताए जाते हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं होकर इनसे रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिनके बारे में हमको आइडिया होना चाहिए। ये आइडिया हम आपको आगे की क्लासेज वगैरह के अंदर आपको बताते रहेंगे। आप हमसे हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।